हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज़ है टीजीटी केमिस्ट्री पेपर्स के सॉल्यूशन की। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 2007 का केमिस्ट्री का सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओके, ये एचपी टीजीटी के लिए जो है आपकी वीडियो है। ओके, सो नाउ या सबसे पहले क्वेश्चन आया है, द केमिकल सोप कंसिस्ट ऑफ। केमिकल सोप एक्चुअली क्या होते हैं? तो सोप एक्चुअली क्या होती है, बहुत ही लंबी लंबी कार्बन की चेन होती है। एट द एंड आपका कार्बोक्सिलिक एंड होता है, जिसके साथ आपके सोडियम के या पोटेशियम के आयंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम या sodium salt of higher fatty acid. Fatty acids is nothing but your long carbon chain only. So ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर ये गलत जो है मार्क किया हुआ है, ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज। हेलोजेंस की इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना आपका रिएक्टिविटी का, कितना ज़्यादा रिएक्शन होगा किसका। ठीक है, तो जैसे जैसे हम देखिए, ऑप्शन नंबर ए में उन्होंने बोला है सबसे पहले I2, यानी कि I2 सबसे कम रिएक्टिव होगा, फिर Br2 होगा, उसके बाद Cl2 होगा और सबसे ज़्यादा F2 होगा। ओके, सारे बाकी सारे ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि सिर्फ ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, इसमें फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दिखाया। और ये हमें पता भी है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन का एटम का साइज बहुत ही छोटा हो जाने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई हो जाती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, आपके एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। साइज बढ़ने की वजह से जो आपका कह लीजिए कि एटम का रिएक्शन टुवर्ड्स अदर एटम्स जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आए जाए उसको इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, और फ्लोरीन को पड़ता है। ओके, तो ऑप्शन ए ऐसा आंसर रहेगा। ये यहाँ पे इन्होंने स्वाइप कर दिए हैं, ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट का मीनिंग या तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट हो ही नहीं। ऐसा कौन से कंपाउंड्स में होता है? ऐसा हमारा डाइएटॉमिक एटम्स में, होमोडाइएटॉमिक, किन में होता है ऐसा? होमोडाइएटॉमिक एलिमेंट्स में होता है ऐसा। जैसे कि आपकी H2 गैस है, जैसे आपकी H2 गैस है, ठीक है, ऐसे ही। या फिर H2 गैस हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, इनमें क्या है आपका डायपोल मोमेंट नहीं होता है। या फिर डायपोल मोमेंट हो लेकिन वो ओवरऑल जीरो हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पानी तो क्या है आपका लीनियर मॉलिक्यूल है ही नहीं, है ना। हाँ, ये मेंशन करना भूल गई ना कि ऐसा किस में होगा, सिर्फ लीनियर मॉलिक्यूल्स में ही ये पॉसिबल है। क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल्स में ही, या प्लेनर कह लीजिए, प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ही ये मोस्टली पॉसिबल होता है। वैसे और मॉलिक्यूल्स में भी पॉसिबल हो जाता है, जैसे टेट्राहेड्रन हो गई, है ना, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन होगी, उसमें भी सारी जो डायपोल मोमेंट होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। पानी में देखिए, सबसे पहले देखिए पानी में आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ डायपोल मोमेंट होगी, इस तरफ होगी। यहाँ पर लोन पेयर्स की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो ओवरऑल तीनों डायपोल्स को मिला दो, इसको, इसको और इसको, ओवरऑल डायपोल क्या हो गई? ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, तो इसमें तो डायपोल मोमेंट पूरी कैंसिल आउट हुई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपका CO2 होता है, CO2 कैसे बना रहता है बच्चों? ऐसे बना रहता है CO2। ये देखो, ये डायपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ, इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। दोनों क्योंकि बराबर की जो है इनके दोनों की वैल्यू होगी, है ना। अगर ये μ1 होगा तो ये भी μ1 होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, तो CO2 आंसर आ जाएगा। बाकी NH3 और SO3 की ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, वाटर ग्लास इज केमिकली वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है। मतलब वाटर ग्लास जो आपका ग्लास होता है बेसिकली उसका आपको पूछ रहा है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1। वो तो हमें पता ही है ना। जो आपकी अल्कलाइन अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है +1। पोटेशियम एक अल्कली मेटल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीजन की हमने फिक्स कर रखी है -2 होती है। तो KMnO4 में कहता है मैंगनीज Mn की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बता दो क्या होगी। तो KMnO4 में K की +1, मैंगनीज की मान लो X और ऑक्सीजन की कितनी हुई 4 × -2। ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल पे 0 है। ठीक है, तो x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। कहता है कि वो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको निकालना है विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताइए पहले। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 2 का हो गया 32। यानी कि आपको दिख रहा है CO2 में कितनी ऑक्सीजन लग रही है, यहाँ पे आपकी 32 ग्राम ऑक्सीजन लग रही है। 1 मोल CO2 में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब उसने कार्बन के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, उसने बस बोला कि अगर ऑक्सीजन मुझे 32 की जगह 16 ग्राम चाहिए है तो आपको कितने मोल्स मिलेंगे। देखिए जब ऑक्सीजन 32 ग्राम हमारी यूज हो रही है तब कितना CO2 बन रहा है, 1 मोल CO2 बन रहा है। कितना CO2 बन रहा है, 1 मोल CO2 बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, जब 32 ग्राम ऑक्सीजन हमें यूज कर रहे हैं तो अगर आप इस 32 से 16 कर देंगे O2 को, यानी कि आधा कर दिया, तो मोल्स भी कितने हो जाएंगे, आधे ही हो जाएंगे ना मोल्स भी। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, गन पाउडर कंप्राइजेज ऑफ। ये भी आपका क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। KNO3, चारकोल एंड सल्फर आपके गन पाउडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, when an electron moves from a higher orbit to a lower orbit then। देखिए होता क्या है बेसिकली, हम इसको थोड़ा दूसरे कलर से समझते हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि आपका इलेक्ट्रॉन जैसे आराम से मान लो ये N1 आपका एनर्जी स्टेट है और ये मान लीजिए N2 एनर्जी स्टेट है। ये इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन बैठा है, हम इसको एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस वाले N2 एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। अब क्योंकि इसका ये ओरिजिनल स्टेट तो है नहीं, जैसे आपका मन सिर्फ आपके घर में सबसे ज्यादा लगेगा, आप बाहर जा सकते हैं अपने दोस्तों के घर पे 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह सकते हैं, बट आपका मन हमेशा वापस घर आने को ही करेगा। एट द एंड तो करेगा, है ना, 1 वीक बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी तो। पर आप जो है सबसे ज्यादा स्टेबल आपकी ग्राउंड स्टेट यानी कि अपने घर में रहेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ रहता है, अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, जहां से वो आया होता है। ठीक है, तो अब देखिए वो आया कहाँ से था, N1 से आया था, तो वापस N2 से वापस N1 में जाना चाहेगा। अब उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ऊपर जाने के लिए, अब जब वो वापस आएगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी उसकी एनर्जी कम होगी जिस एनर्जी लेवल से गया है उस एनर्जी लेवल के बराबर तभी होगी, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एमिशन ऑफ लाइट। और लाइट जो होती है वो आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या दिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट N2 से, जैसे यहाँ पे अगर वो N1 में टू लोअर ऑर्बिट N1 में अगर जो है जंप करेगा आपका इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, देन एमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ट्रू, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। साइज पे कैसे फर्क पड़ेगा, साइज तो एटम का वही सेम रहेगा। एब्जॉर्प्शन का कुछ नहीं बताया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स विदाउट एमिशन, नहीं ऐसा नहीं होता है।
एनर्जी लेके वो हायर स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन हमेशा, और एनर्जी देके वापस से अपनी स्टेट में आता है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेलेवेंट टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर से रिलेटेड ये आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको बतानी है कि क्या कौन से वाली सही है कौन से वाली नहीं। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम कंटेन्स, कहता है ये आपका फर्टिलाइजर के अंदर, आपको पता ही होगा फर्टिलाइजर्स बेसिकली तो आपके क्या होते हैं, मतलब के पोटाशियम नाइट्रोजन इनका जो होते हैं सोर्स होते हैं बेसिकली, है ना। सल्फर भी नहीं, पोटाशियम नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए तो पक्का से ट्रू हो गया। कहते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम फॉस्फेट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है आपका जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है उसको इस तरीके से बनाया जाता है। थर्ड आपका स्टेटमेंट है चीफ पोटाश मेन्योर आर KCl, K2SO4, KNO3। यस, दिस इज ट्रू। इसमें हम अभी श्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर का जो है पॉइंट है, ठीक है। तो इसको अभी हम देख के चलते हैं कि क्या करना है इसका, ठीक है। थर्ड वाला ट्रू है। द केमिकल मेन्योर मस्ट बी सॉल्युबल इन सॉइल मॉइस्चर। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तभी तो आपका फर्टिलाइजर काम करेगा अगर वो आपकी जो मेन्योर है उस अगर वो आपकी सोइल जो है उसमें अच्छे से उसके मॉइस्चर में उसके पानी में अच्छे से घुल जाएगा, तभी तो काम करेगा। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो पक्का से ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो पक्का से ट्रू है, और ये तीनों किस वाले ऑप्शन में आ रही है? ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे होती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास आपने लिया उतना ही मास आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ना कुछ भी जो है आपका वेस्ट होगा और ना ही कुछ भी आपका एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये कहता है ना मास कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट में मास लेके चले होगे उतना ही आपको यहाँ पे मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम बैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि हाफ H2 और हाफ O2 मिलके आपका 1 मोल H2O बनाएंगे, ठीक है। आधी हाइड्रोजन ली थी तो यहाँ पे आपको उतनी ही हाइड्रोजन मिल जाएगी, ठीक है। आपने आधी, रुको जरा, इसको इस तरीके से लिखने की बजाय ऐसे लिखते हैं कि आपने H2 लिया, O2 लिया, 2H2 लिया और यहाँ पे 2H2O आपको मिल गया। तो जितनी लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन होगी उतनी ही राइट पे होगी, जितनी यहाँ पे हाइड्रोजन होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। कहते हैं द आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ट्रू है ये। आइसोटॉप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास जो है वो डिफरेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोबार्स वो डिफरेंट एटम्स होते हैं हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर उनका क्या रहता है? सेम रहता है, उनको ये आइसोबार कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कह रहा है कि आपका आइसोटॉप वो होते हैं जो isotopes are atoms of different elements having same number of neutrons। एक सेकेंड, ये क्या कहना चाहते हैं? आइसोटॉप वो आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स। ये मुझे लग रहा है बच्चों यहाँ पे आइसोटोन्स कहना होगा इनको, आइसोटोन्स, ठीक है। ये आइसो एन होगा, आइसो TONES होगा, आइसोटोन्स।
आइसोटोन्स वो होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट इस तरीके से आपकी ट्रू हो जाती है। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्थोपैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ऑर्थोपैरा फॉर्म क्या होती है हाइड्रोजन की? जैसे ये H2 एटम है, जब दोनों ही हाइड्रोजन एटम का स्पिन सेम हो, यानी कि दोनों का स्पिन मान लो प्लस हाफ हो, उसको हम ऑर्थोफॉर्म कहते हैं। और जब दो हाइड्रोजन एटम्स का जो स्पिन है वो ऑपोजिट हो, प्लस हाफ और माइनस हाफ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैराफॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इन दोनों में कुछ डिफरेंस जो है ये स्पिन वगैरह के होते हैं, बट जो आपका मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं होता कि ये वाली हाइड्रोजन जो है वो अलग तरीके से बिहेव करेगी, अलग तरीके से करेगी। एक अगर आप हाइड्रोजन गैस मान लो 1 मोल गैस लोगे तो उसमें 3:1 में ऑर्थो और पैरा एग्जिस्ट करते हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे नहीं, सॉरी, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर हो गए जैसे, तो इस रेशियो में ये एग्जिस्ट करते होते हैं H2 गैस के अंदर नॉर्मली। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि नॉर्मल लाइफ में भी आपको जो है वो मिलेगा जो आपकी ऑर्थो और पैरा जो हाइड्रोजन्स होती हैं। ठीक है, ऐसे में आपकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं कि कहना क्या, पूछना क्या चाहते हैं, है ना। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। नो, वो क्या होते हैं? वो तो ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब होते हैं ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ टू फॉर्म्स आर सेम। कहते स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम होती है। दोनों जो होते हैं आपके वो ऑलमोस्ट तो सेम ही होते हैं, तो इसके बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टू फॉर्म्स आर सेम। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी। मैंने बोला अगर आप कहीं से भी 1 मोल H2 गैस उठाते हो तो उसमें 3 टाइम्स ऑर्थो प्रेजेंट होगी और 1 टाइम्स जो होगी वो पैराफॉर्म प्रेजेंट होगी। अब दोनों एक साथ प्रेजेंट है, बट उनकी रिएक्शन तो ऐसा नहीं है ना कि हम ऑर्थो हाइड्रोजन की रिएक्शन अलग से पढ़ते हुए हैं और पैरा की अलग से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, यानी कि ये भी ट्रू है आपका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू फॉर्म्स आर सेम। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होता है ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, स्पिन की वजह से उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि देखो इतना पता चलता नहीं है, बट सबसे एक्यूरेट यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो हमें कौन सी लग रही है? ऑप्शन नंबर 3। द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 29 लिखना चाहता होगा बच्चों। ठीक है, 29 लिखना चाहता होगा। हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 29 में। क्या होती है? आर्गन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, रह गए कितने आपके पास? 9, 10 और 11। ठीक है, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं। ठीक है, और 9 बच गए जो इलेक्ट्रॉन 3d में चले गए। लेकिन वो इसको कभी ऐसे लिखता नहीं है, इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन लिखता है, वो होती है आपकी 3d10 और 4s1। हमने किसी एक और वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करवाया तो ये फुल्ली फील्ड हो गई और ये हाफ फील्ड हो गई, है ना। फुली फील्ड या हाफ फील्ड जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन ओजोन इज नॉट। कहते हैं इनमें से क्या चीज ओजोन नहीं है? ओजोन एलोट्रोप है, यस ट्रू है ये। अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। पैरामैग्नेटिक अभी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, अब बेंट मॉलिक्यूल, यस ये भी तो ट्रू है ना। बेंट ही तो होता है ऐसा, ऐसे होता है ना। ओजोन का स्ट्रक्चर सबने देखा होगा, ऐसे होता है, बेंट होता है ये। यानी कि ऑप्शन सी ही बच गया, इसलिए लगा दिया। अगर नहीं भी पता हो किसी को पैरामैग्नेटिक होता है कि नहीं तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। Which of the following has the unpaired electron in anti bonding orbital? एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है जिसमें हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा एटम ऐसा है जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके अनपेयर्ड हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं O2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, तो सिग्मा 1s2
सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, उसके बाद आपका ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं ना हम, ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं ना, और ऊपर से जो है आपका ये इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा, हाँ सिग्मा सिग्मा नहीं, पाई भरते हैं पहले। पाई 2p x 2, पाई 2p y 2, सिग्मा 2s नहीं 2s नहीं 2p z 2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन पाई में जाएगा, और पी एक्स हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पी वाई में 1, और ये दोनों ही क्या होंगे, स्टार होंगे। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक बोल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसमें। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ उन्होंने, नेक्स्ट दिया हुआ है O2। O2 आप देखिए, आपको क्या पता चल रहा है, आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि O2 जो मॉलिक्यूल है, O2 जो मॉलिक्यूल है आपका, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। O2 पॉजिटिव कैसे बना है, O2 जो आपका नॉर्मल कह लीजिए कि मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सॉरी मॉलिक्यूलर जो कन्फिग्रेशन है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है मुझसे ये गलती हुई है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा को यहाँ पे पहले भरना है, सिग्मा 2s2। ठीक है, और फिर आपको जो है भरना है क्या, पाई स्टार 2px1, और पाई आपका स्टार 2py1। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 15 और 1 16। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा O2 के लिए। ठीक है, ओके, ऐसे आएगा। अब हमें क्या बोला है उन्होंने, हमें उन्होंने बोला है कि O2 पॉजिटिव है आपके पास। O2 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है बच्चों, O2 पॉजिटिव का मीनिंग है O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन जो है आपके भर गए हैं। O2 पॉजिटिव में क्या हुआ है, सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भर गए हैं 15, है ना। तो 15 इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी कि बस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, तो पाई 2px में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। किसके लिए, O2 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, मुझे लग रहा है ना कि इन्होंने क्या कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ किया है, क्योंकि ये तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी होंगे, है ना। इसके बाद O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, O2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है। देखिए हम क्या करते हैं ना, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सबकी सेम रहेगी, लास्ट वाली चेंज होती हुई लगेगी हमें। ठीक है, लास्ट वाली चेंज होती हुई लगेगी। ठीक है, ये वाली सारी हटा रही हूँ, सिर्फ इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए पाई 2px स्टार में एक इलेक्ट्रॉन गया है O2 के लिए, पाई 2py स्टार में एक इलेक्ट्रॉन गया O2 के लिए। ये आप खुद डिसाइड करिएगा इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, या क्वेश्चन ये सही क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है सीधा दिखा रही हूँ कि ये कैसे एक्चुअली क्या क्वेश्चन है ये। O2 पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दो, पाई स्टार 2px1। ठीक है, ओके। आगे उन्होंने बोला है क्या, आगे बोला है O2, अगला ऑप्शन जो दिया है वो O2 नेगेटिव का दिया है। O2 नेगेटिव मतलब O2 के अंदर
ये जो हमारा शुरू में जो O2 है, जो हमने शुरू में O2 लिखा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। इसका मतलब O2 नेगेटिव, नेगेटिव तो किसी मॉलिक्यूल पे तभी आता है अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होता है। तो यानी कि O2 इसके ऊपर नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कर दो यहाँ पे ऐड कर दो पाई 2px स्टार 1 पहले से था, एक और ऐड करोगे 2 हो गए इसमें, ठीक है। और पाई 2py स्टार 1 तो पहले से है ही, ठीक है। इन दोनों को एक साथ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम रहती है, ठीक है। आगे O2 2 नेगेटिव, देखिए O2 2 नेगेटिव मतलब O2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए है ना, O2 में इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, और ऐड भी कितने इलेक्ट्रॉन किए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं O2 के अंदर। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिटल में डल जाएगा, जाके एक इसमें डल जाएगा। तो क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पाई स्टार 2px 2 पाई स्टार 2py 2, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। तो चलिए ठीक है, बस हो गया, ये आपका O2 2 नेगेटिव है, ये O2 2 नेगेटिव है। बाकी चीजें यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब देख लीजिए, अब आप खुद डिसाइड करिए कि जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है वो ठीक से दे रखा है या नहीं दे रखा है, ठीक है। ये देखिए, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा इनमें से ऐसा स्पीशी है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर। एंटी बॉन्डिंग ये सारी, स्टार लगने का मीनिंग क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है ना। तो O2 में स्टार लगा है पाई के ऊपर, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, अनपेयर्ड है, हाँ ठीक है। O2 पॉजिटिव में भी अनपेयर्ड प्रेजेंट है, O2 2 नेगेटिव में भी अनपेयर्ड प्रेजेंट है। O2 2 नेगेटिव में जो O2 नेगेटिव में O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, O2 2 नेगेटिव में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो यहाँ पे क्वेश्चन देते हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम O2 नेगेटिव ऑप्शन जो है वो चूज कर लेते हैं। अभी तो ये सारे ही A, B और C तीनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर आई थिंक इसका आपको ग्रेस मार्क मिला होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग एटम्स द वन विद द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि उसको आयनाइज करने में, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी लगी होगी। बट कौन सी, सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड यानी कि देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिटल में, p3 होती है, यानी कि आपके हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक बात है। आप पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए, n पॉजिटिव बना दीजिए, तो p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी कि हर एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 रह जाएंगे। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि ये कैसा था, हाफ फील्ड था। हाफ फील्ड जो कन्फिग्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर एक बार निकल गया फिर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं रही। अब इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आपकी नाइट्रोजन के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालने नहीं पड़ेंगे। आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे सबकी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, सेकेंड जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी सबकी वो लिख लेते हैं। नाइट्रोजन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रह जाएगी p2, यानी कि यहाँ पर हर एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है p2। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप इस p में से निकाल देंगे पहले ही p1 रह जाएगी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, ये तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। अभी इसमें से हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है और हम देखना चाहते हैं कि किसमें हमें ज्यादा तकलीफ आएगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं पहले। p1 का मीनिंग क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे p4 होता है, आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो p3 रह गया। अब इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, p3 मतलब 1 1 1, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन p5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने इसमें से निकाल दिया, कितने रह गए, 4 रह गए। अब यानी कि हर एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, यहाँ पे एक और ऐड हो गया। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने, बताइए किसमें से सबसे ज्यादा तकलीफ आएगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में। आपको साफ साफ दिख रहा है इन सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी है, ऑक्सीजन की। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद की बात हो रही है ये, ठीक है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की आ रही है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, अब इसमें से नया इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली है आपको। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्वस सॉल्यूशन H2 विल नॉट रिड्यूस। इनमें से देखिए बच्चों, इन्होंने ना एक चीज गलत जो कर रखी है इस क्वेश्चन में, वो ये है, यहाँ पे इनको Fe3 पॉजिटिव लिखना चाहिए, यहाँ पे कॉपर को इनको 2 पॉजिटिव लिखना चाहिए। ये सारे के सारे जो आपके कंपाउंड है, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। और Zn2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जितना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही उस एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, वो औरों को रिड्यूस करता है। तो ये H2 को रिड्यूस करेगा, ना कि H2 इसको रिड्यूस करेगी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन H2 को दे सकता है, ना कि H2 इसको इलेक्ट्रॉन देगी। ओके ओके 18, द नॉर्मेलिटी ऑफ, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, देखिए मोलारिटी दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की, नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, ये मोलारिटी तो 2.3 दे रखा है, वैलेंसी क्या होती है, बेसिकली कितने आयंस उसमें से निकल रहे हैं, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना निकल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, तो एक इसमें टूटता है, 2 H पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव आयंस। ओके ओके, तो इसके ऊपर कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है, 2 है, या टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो 2 है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.6 नॉर्मल आ जाएगा, डी। 19th, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स ऑन, जो एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की किस पे डिपेंड करती है, कहता है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की किसी की भी एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती होती है, एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू, या तो कह लो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एच न्यू की जगह न्यू किसके बराबर होता है, सी बाय न्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई, एच सी बाय लैम्डा के बराबर आ गई। अगर एच सी बाय लैम्डा के बराबर आ गई, यानी कि आपको दिख रहा है एनर्जी या तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में आपको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, द सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ इट्स, किस वजह से, कॉम्प्लेक्सिंग बिहेवियर होता है सोडियम थायोसल्फेट का, इसलिए उसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करनी है ये सारी चीजें। अमंग द CX बॉन्ड, कहते हैं ये आपको CX बॉन्ड दिए हुए हैं, द करेक्ट बॉन्ड एनर्जी इज, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इज। देखिए बच्चों, कोई भी बॉन्ड जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी, उतना ज्यादा उसको तोड़ना इजी रहेगा। जितना छोटा बॉन्ड बनेगा उतना उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल रहेगा। जैसे एक लंबी बड़ी डंडी को तोड़ना आसान होता है, छोटी डंडी को तोड़ना
मुश्किल होता है, वैसे ही। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड सबसे छोटा होगा। देखिए आपका कार्बन तो यहाँ पे फिक्स है, आपका कार्बन यहाँ पे फिक्स है, एटम साइड में कौन सा बदल रहा है, हेलोजन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का साइज मान लीजिए इतना है, इसको बॉन्ड बनाना है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। क्लोरीन का साइज मान लीजिए इतना, ब्रोमीन का साइज तो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, और कार्बन तो उतना ही है, और आयोडीन का साइज तो बहुत ही बड़ा होगा। अब बताइए कौन सा बॉन्ड सबसे लंबा रहेगा, आयोडीन वाला। आयोडीन के साथ बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा रहेगा, तो उसको तोड़ना भी क्या रहेगा, मुश्किल, सॉरी आसान रहेगा, है ना। क्लोरीन के साथ बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड को तोड़ना भी आसान रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, यही तो दिया हुआ है ना ऑप्शन ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड टू एक्ट एज। लाइमस्टोन को कहता है ऐड करते हैं उसको क्या उसको बोला जाता है। देखिए बच्चों, ऐसे अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है डिफरेंट मेटल्स की, तो जो भी चीजें उसमें आप जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए स्पेशली डालते हैं, सॉरी मेटल के रिडक्शन के लिए जो भी चीजें डालते हैं उनको नॉर्मली स्लैग बोले जाता है, लेकिन लाइमस्टोन के केस में उसको स्पेशली फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलोइड। मेटलोइड कौन होते हैं, मेटलोइड वो लोग वो स्पीशी होते हैं जिनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। अब प्रॉब्लम क्या है इस केस में, इन्होंने सिलिकॉन भी दिया और जर्मेनियम भी दिया हुआ है, दोनों ही मेटलोइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो अपनी तरफ से। ठीक है, the amount of heat measured for a reaction in Bob calorimeter is equal to। Bob calorimeter एक्चुअली बच्चों हीट जो आपकी मतलब कि एंथैल्पी मेजरमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। एंथैल्पी मेजरमेंट की जाती है किससे, आपके बॉब कैलोरीमीटर से। तो डेल्टा एच ही आपको जो बोलते हैं एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। Question number 25, which one of the following is the unit of rate constant of zero order reaction। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ योर कंपाउंड रेज टू पावर, सॉरी रिएक्टेंट रेज टू पावर। मान लीजिए ए से बी पे गया है आपका रिएक्शन, लेकिन जीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि आपकी रिएक्शन आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है बच्चों, अगर रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया तो इससे क्या होगा बच्चों, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होंगी वो कौन सी होंगी, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होंगी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है आपकी, कंसंट्रेशन एंड टाइम इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स ये आपकी रेट कांस्टेंट की सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। तो के की यूनिट भी कितनी आ गई आपकी, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। अब टाइम देख लीजिए किस में दिया उन्होंने, सेकेंड्स में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, कंसंट्रेशन किस में दी हुई है, यूटी मोल में दी हुई है, ये एल है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन होती क्या है, मोल पर लीटर ही तो होती है, मोलारिटी को बोलते हैं इनटू टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारे सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से फर्दर हम सॉल्व करेंगे। हमारी ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है सॉरी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको कोई भी हमसे क्वेरी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।